2022 कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोग सोच रहे हैं कि इसी साल में कुछ एडिशनल पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपको पैसे बचाने में हेल्प करेगा। इसमें से आखिरी के 2 पॉइंट्स काफी डिफरेंट और स्पेशल है, तो एंड तक इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। बल्कि सच बोला जाए तो पांचों के पांचों पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफी अनयूजुअल है। काफी सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनका आप अभी तक ध्यान नहीं दे रहे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसी स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको एनुअल बेसिस पे, बल्कि बेटर ये होता है कि एवरी 6 मंथ आपको अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स को और बैंक स्टेटमेंट्स को चेक करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से मोर देन 80% लोग अपने बैंक स्टेटमेंट को या फिर क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करते। चेक करिएगा। जब आप एनुअल बेसिस पे चेक करेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि बहुत सारे एडिशनल या फिर अननेसेसरी चार्जेस आपके ऊपर लग रखे हैं। कहीं पे भी ऐसे कुछ चार्जेस मिल जाए तो अपने बैंक के जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर है उसे इन्फॉर्म कीजिए और उस चार्जेस को रिमूव करिए। अगर आपका बैंक मैनेजर नहीं सुन रहा, ये कह रहा है कि भैया ये तो बहुत पुराना ट्रांजैक्शन हो गया, अब मैं चेंज नहीं कर सकता, सीधा आपको ब्रांच पे जाना है। हर एक ब्रांच में ध्यान से रखिएगा, ये मैं आपको अंदर का पॉइंट बता रहा हूं जो यूजुअली हर किसी को पता नहीं होता। हर एक ब्रांच में एक कंप्लेंट रजिस्टर होता है। देखिए, अगर आपका ब्रांच मैनेजर बोल रहा है कि सर आप तो एक नॉर्मल से पेज पे लिख के अपनी कंप्लेंट दे दीजिए, मत मानिएगा। हर एक बैंक की ब्रांच में एक येलो कलर का कंप्लेंट रजिस्टर होता है जिसको अगर ये टाइमली सॉल्व नहीं करते तो आरबीआई को रिपोर्टिंग करनी जरूर होती है और वहां पे ये कंप्लीट पॉइंटर्स आपके ऑडिट में भी चले जाएंगे। इसलिए कभी भी बैंक ऐसे पॉइंट्स जो उनकी येलो कलर के कंप्लेंट रजिस्टर में मेंशन्ड है जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेगा और कभी भी डिले नहीं करेगा। तो हमेशा इंश्योर कीजिए एटलीस्ट 6 मंथ बेसिस पे, और अगर आपको लगता है कि आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम है तो एनुअल बेसिस पे एटलीस्ट एक बार अपने अकाउंट स्टेटमेंट को, चाहे वो आपके बैंक का स्टेटमेंट हो या फिर क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हो, चेक जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एटीसी के डिडक्शन को कंप्लीटली क्लेम करना। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूं जिनको पता है कि एटीसी का हमें साल का 1.5 लाख रुपए का एडिशनल डिडक्शन मिलता है अपनी इनकम में से, पर वो उसे यूटिलाइज ही नहीं करते, या फिर वो भागते भागते आते हैं 31 मार्च को और कहते हैं कि अब अर्जेंटली मुझे यहां पे इन्वेस्ट कर दो, कहीं पे भी मेरा पैसा लगा दो, बस मेरा ये डिडक्शन कंप्लीट कर दो। जब आप हरी में रहते हैं उस समय आपका पैसा इन्वेस्ट होने की जगह इन वेस्ट चले जाता है और कोई भी आपको कोई सा भी गलत प्रोडक्ट चिपका देता है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है एटीसी के डिडक्शन का। देखिए, आपका पीएफ पीपीएफ कंपनी में लग रहा है तो विच इज एब्सोल्युटली ओके। इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला, आपके पास और आपकी फैमिली के पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। देखिए, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपको उस समय मदद करेगा आपकी फैमिली को जिस समय आप इस दुनिया में नहीं होंगे। जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है उसका मिनिमम 10 टाइम्स एंड यूजुअली रिकमेंडेड होता है 15 टू 20 टाइम्स का कवरेज आपका टर्म इंश्योरेंस में होना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस का डिडक्शन आपको मिलता है सेक्शन 80C में, और अगर इसके बाद भी आपकी लिमिट बढ़ती है तो बेस्ट सॉल्यूशन हो जाता है ELSS। ये एक टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसका पूरा नाम होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इक्विटी में इन्वेस्ट तो हो ही जाता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, पर उसका आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा। यहां पे भी एक मिस्टेक है जो काफी सारे नए इन्वेस्टर्स करते हैं। अगर उन्होंने नॉर्मली किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, उन्हें लगता है कि हर किसी म्यूचुअल फंड का डिडक्शन हमें सेक्शन 80C में मिलेगा। ये गलत बात हो गई। स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं जिन्हें ELSS बोला जाता है, जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है। सिर्फ वहीं पे आपको मिलेगा 80C का डिडक्शन। तो अपने 80C को डिडक्शन को पूरा लेना मत भूलिएगा। अगर आपके पास या किसी भी फैमिली मेंबर के पास अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे जहां पे जाके आप टर्म इंश्योरेंस को प्रॉपर्ली कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। जब भी आप अपना कोई नया बैंक अकाउंट खुलाते हैं या फिर अपने एडिशनल बैंक अकाउंट को अपग्रेड करते हैं, हमें कई बार यह लगता है कि अगर कोई रेट या फिर चार्जेस बैंक की वेबसाइट पे मेंशन्ड है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जब भी आप अपना नया बैंक अकाउंट खुलाए, क्रेडिट कार्ड खुलाए, कोई भी डेबिट कार्ड ले, कोई भी चीज एडिशनल सर्विसेज आप बैंक के साथ ले रहे हैं, उस समय आप बैंक के कस्टमर है। आपके पास एक पावर है बार्गेन करने की। हम ना छोटी छोटी जगह जाके इवन सब्जी वाले से बहस कर लेते हैं और बार्गेनिंग कर लेते हैं, पर एक ऐसी जगह जहां पे अगर कोई एडिशनल चार्ज हमारे पे लग गया, पूरे साल तक, पूरे लाइफ तक लगने वाला है, वहां पे बार्गेन करना भूल जाते हैं।
आपके आरएम के पास और आपकी ब्रांच मैनेजर के पास बहुत सारी अथॉरिटी होती है आपके बहुत सारे एडिशनल चार्जेस को वेव करने के लिए। पर ये वेव होते क्यों नहीं है? क्योंकि आप और हमें पता ही नहीं होता कि हम ये वेव करा सकते हैं अगर हम रिक्वेस्ट करें तो जब भी आप अपना नया अकाउंट खुलाएं, सपोज करते हैं आप अभी किसी और कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको एक नई बैंक में एक नया अकाउंट खुलाना पड़ रहा है, पहले ही दिन पे जाके भैया डिसाइड कर लीजिएगा कि यार ये और ये चार्जेस मैं नहीं दूंगा। अब वो कितने चार्जेस आपके लिए वेव हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा आपके नेगोशिएशन के स्किल पे। पर इतनी बात मेरी याद रख लीजिएगा कि अगर कोई चार्जेस बैंक की वेबसाइट पे मेंशन है, उसके बाद भी अगर आप प्रॉपर्ली नेगोशिएट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो चार्जेस आपके लिए वेव हो सकते हैं। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट आता है आपके हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि सेक्शन 80D के रिलेटेड। देखिए, सिर्फ दो ही तरीके के इंश्योरेंस हमें लेने होते हैं। पहला होता है प्लेन वनीला टर्म इंश्योरेंस, जिसका डायरेक्शन आपको पॉइंट नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया यानी कि सेक्शन 80C में मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस। जिस समय आप बिस्तर पे होंगे, आपकी फैमिली को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, हेल्थ इंश्योरेंस आपको हेल्प करेगा। इसमें सेक्शन 80D में कितना डिडक्शन मिलता है उसे डिस्कस कर लेते हैं। आपको अपने लिए 25,000 रुपीज तक का प्रीमियम जो आपने पे किया है उसका डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80D में। प्लस ये डिडक्शन आपको अपने स्पाउस और बच्चों के इंश्योरेंस के लिए मिल सकता है। अगर आपकी एज 60 के ऊपर की है जिनका भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये लिमिट 20,000 से बढ़ के 30,000 की हो जाएगी। ये तो हो गई सेक्शन 80D का फर्स्ट डिडक्शन का पार्ट। सेकेंड डिडक्शन का पार्ट आता है अगर आपके पेरेंट्स है और उनकी एज 60 के ऊपर की है तो आपको 30,000 रुपीज का एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा। अगर उनकी एज 60 से कम की है तो 25,000 रुपीज का तो डिडक्शन मिलेगा ही सही। मतलब सेक्शन 80D में जब हम डिडक्शन लेने जाते हैं हमें 3 डिडक्शन मिलते हैं इसी में सबसेट में। पहला होता है आपके और आपकी इमीडिएट फैमिली के इंश्योरेंस का डिडक्शन, सेकंड होता है आपके पेरेंट्स का इंश्योरेंस का डिडक्शन, एंड थर्ड आता है 5,000 रुपीज का एडिशनल डिडक्शन जो आपको मिलता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। इससे पहले हम अपने फाइनल पॉइंट पर जाए, अगर आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा पॉलिसी बाजार का। पॉलिसी बाजार पे आपको बहुत सारे प्लान्स, मोर देन 250 प्लान्स के ऑप्शन मिलते हैं जिसको जाके आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं और काफी अफोर्डेबल रेट से आपको प्लान मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सारे के सारे प्लान्स ऐसे होते हैं जहां पे यूजुअली कोविड के रिलेटेड डिजीज को कवर किया जाता है। यहां पे आप इंस्टेंटली जाके परचेस कर सकते हैं, कोई भी मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो डिडक्शन 80D का मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही सही। क्लेम में आपको 100% असिस्टेंस मिलती है और डॉक्यूमेंटेशन भी कंपनी आपको हेल्प करने वाली है। फाइनली पॉलिसी बाजार पे आपको अपना डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिल जाता है। देखिए, आप में से काफी लोग ये भी बोलेंगे कि मेरे पास मेरी कंपनी ऑलरेडी मेरा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, पर या तो यूजुअली वो बहुत इनसफिशिएंट होता है या फिर अगर आप जॉब स्विच कर दे या छोड़ दे तो वो रेलेवेंट नहीं होता है। इसलिए आपको अपना और अपनी फैमिली का प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होना अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग होना जरूरी होता है। पॉलिसी बाजार पे ऑब्वियसली आपका सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, प्लस क्लेम के समय में भी विद इन 30 मिनट्स वो आपको कांटेक्ट करेंगे। कई बार हमें हॉस्पिटल में दिक्कत आती है, उसमें भी पॉलिसी बाजार आपको हेल्प करता है। तो पॉलिसी बाजार, चाहे आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो, इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फाइनल पॉइंट हमारे सामने आता है एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट के पेमेंट का डिडक्शन या फिर होम लोन के प्रिंसिपल के पेमेंट का डिडक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट डिडक्शन है जो काफी लोग लेना भूल जाते हैं। अगर आपने हायर एजुकेशन लोन लिया है अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, जिस भी समय से आप रिपेमेंट स्टार्ट करेंगे, जितना भी आपका इंटरेस्ट का पोर्शन होगा, सेक्शन 80E में 8 सालों के लिए बैक टू बैक उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हायर एजुकेशन लोन और होम लोन अच्छे लोन हैं। इन्हें अच्छे बोलने का कारण सिर्फ इतना ही है कि इनमें हमें एडिशनल डिडक्शन मिलता है, स्पेशली इनकम टैक्स में। तो अगर आप कोई भी हायर एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो सेक्शन 80E का डिडक्शन लेना मत भूलिएगा, और अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका भी डिडक्शन आपको सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट में प्रिंसिपल पेमेंट का मिलता जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये स्पेशल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।